Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. Network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484. नमस्कार, चांद 24 प्लस न्यूज के लाइव शो मैडी टॉक में मैं आपकी होस्ट और दोस्त शिल्पा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर सप्ताह आने वाला ये शो आपके लिए लेकर आता है बहुत सारी जानकारियाँ और आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बहुत सारे समाधान भी। हमारा ये शो बेहद खास है, वो इसलिए क्योंकि इसमें बात की जाती है आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में, उन जन जागरूकों के बारे में जिनके बारे में आपको कोई अवेयरनेस नहीं है, या फिर उन बातों के बारे में जिनके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं। विषय है ENT। ENT से मेरा मतलब है नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रविंद्र सोनी, जो आपसे बात करने वाले हैं बेहद विस्तार रूप से नाक, कान, गला रोग से रिलेटेड समस्याओं के बारे में। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि मैंने अपनी ऑडियंस को जब शॉर्ट फॉर्म में बताया ENT, तो ENT इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हम बात करें कानों की, हम बात करें नाक की, या बात करें गले की, और इनसे जुड़ी समस्याएं इतनी ज़्यादा है कि हर उम्र के लोगों में ये समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन उससे पहले कि हम आपसे विस्तारपूर्वक बात करें, मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर रविंद्र सोनी। RSV ENT हॉस्पिटल 2020 में हमने यहाँ पे जोधपुर में स्टार्ट किया था जी। MBBS मेरी जोधपुर से ही है, SN मेडिकल कॉलेज 2004 बैच से मैंने MBBS स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने डॉक्टर राममनोहर लोहिया PGI दिल्ली से MS ENT किया, और SRship मैंने जयपुर से करके 2020 में यहाँ पे RSV ENT हॉस्पिटल स्टार्ट किया। अभी हम 2 हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, एक है पाल रोड पर और एक है पावटा में जी। ENT के बारे में हम देख रहे थे कि जोधपुर में इतना डेवलप्ड हॉस्पिटल्स नहीं हैं जो कि रिसेंट डेवलपमेंट्स के साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ईयर नोज थ्रोट को ट्रीट कर रहे हैं जी। तो मैं और मेरे फ्रेंड डॉक्टर सौरभ, हम दोनों बेसिकली जयपुर से हैं, बट वहाँ हम देख रहे थे कि काफ़ी एडवांस काम हो रहा है, बट जोधपुर में ऐसा था नहीं। तो इसी चीज़ को सोचते हुए हमने 2020 के अंदर पाल रोड पे RSV ENT हॉस्पिटल स्टार्ट किया, जो कि रिसेंट एडवांसेस के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग रिसेंट एंडोस्कोप लाए, कॉब्लेशन टेक्निक्स लाए, जिससे कि कान, नाक, गले का दूरबीन से ऑपरेशन हो सके, उसके बारे में जांच की जा सके, उनका इलाज लेटेस्ट टेक्निक से किया जा सके। जी। आप बेहद ही संवेदनशील डॉक्टर माने जाते हैं। इतनी कम उम्र में आपने जो भी उपलब्धियां ली, उससे ज़्यादा आपके अनुभव हैं, और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे कि आप जिस तरह जोधपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये सेवाएं बढ़ती रहें और सभी इससे लाभान्वित हो। एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, और सर आपका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। हम बात कर रहे हैं नाक, कान, गले की। सबसे पहले अगर हम नाक की बात करें, सर्दी हो, गर्मी हो, हमेशा कोई ना कोई मौसम बदलते वक्त एक समस्या जुकाम की सभी को रहती है, और वो हर उम्र के लोगों को होती है। तो इसका क्या समाधान है और क्यों होती है? अब हम उम्र के हिसाब से अगर बात करते हैं, इससे काफ़ी समझने में आसानी होगी। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में एलर्जी की वजह से बार बार जुकाम होता है जी। उसमें नाक से पानी आना, नाक बंद हो जाना, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम कहें तो एलर्जी के साथ साथ एक होता है एडिनॉइड। एडिनॉइड क्या होता है, बच्चों के अंदर एंटीबॉडीज बनाने का एक ऑर्गन होता है जी।
जी। इसको नाक के पीछे वो एक मांस होता है, वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, जी। बट बार बार जुकाम होने से उस एडिनोइड की साइज बढ़ जाती है जी। तो बच्चे का नाक बंद हो जाता है, तो उसको मुंह से सांस लेना पड़ता है। बार बार जुकाम होता है तो नाक से पानी बाहर निकलता है क्योंकि पीछे आने की जगह रुक गई है। जी। उसकी वजह से बच्चा बार बार बीमार होता है। इसके और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि निमोनिया हो जाना, उसका दांत टेढ़े मेढ़े आना, ग्रोथ रुक जाना। जी। तो अगर पेरेंट्स एलर्जिक हैं तो बच्चे में ये एलर्जी सिम्टम्स होना बहुत कॉमन है। इट्स हेरिडिटी, इट्स जेनेटिकली। सेकेंडरी क्या होता है कि सडन टेम्परेचर चेंजेस हो जाते हैं कि बच्चा बहुत देर तक गर्म था और फिर अचानक से ठंडे मौसम में मौसम चेंज हो गया। तो वो हो गया। कुछ खाने पीने में भी हम करते हैं कि हम इस मौसम में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा ठंडा दही और ये जो हम खाते हैं उसकी वजह से भी जुकाम हो जाता है। जी। एडल्ट्स के अंदर एलर्जी राइनाइटिस बहुत कॉमन है। उसको अचानक कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है कि जहाँ पे भी डस्ट का काम चल रहा है वहाँ पे अगर वो एक्सपोज हो जाते हैं तो बार बार छींके आना, नाक से पानी आना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। काफ़ी लोगों की नाक की हड्डी भी टेढ़ी होती है, लेकिन वो सबको परेशान नहीं करती है अनटिल अनलेस उसको एलर्जिक सिम्टम ज़्यादा ना हो। और अगर हड्डी बहुत ज़्यादा टेढ़ी है तो फिर पेशेंट को नाक बंद होने की प्रॉब्लम होती है। बार बार जुकाम होने से साइनोसाइटिस बन जाता है। साइनोसाइटिस हमारे चेहरे में बहुत सारे हवा से भरे चैम्बर होते हैं, उनमें हवा की जगह इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि पस बन जाता है। तो जिसकी वजह से आंखों में भारीपन, हेडेक, फेशियल हैवीनेस, इरिटेशन, ये सब प्रॉब्लम जो होती है उनको फेस करनी पड़ती है। तो मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम कहें तो कॉमन कोल्ड जो वायरल होता है ये है। जैसे अभी मौसम चेंज हुआ है तो वायरल के इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है और फिर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में घर में सबको हो जाता है। तो हमें जब ये वायरल होता है तो उस समय कुछ सावधानी रखनी चाहिए। जी। अच्छा, आपने भी वो कहा कि नाक की हड्डी टेढ़ी हुई, तो क्या ये फेस पर रिकॉग्नाइज भी होता है कि इनकी नाक की हड्डी है, ये कैसे पता चलता है? नाक की हड्डी टेढ़ी हम नाक की हड्डी को दो में डिवाइड करते हैं। एक जो हमें बाहर दिख रही है, जी जी, अगर ये टेढ़ी होती है तो हमें विजिबल वो होता है विजिबल हो फेस जाता पे है, कि जी, हाँ कि जी। टेढ़ा है, नोज इज नॉट स्ट्रेट। बट बीच में एक सेप्टम होता है, हमारी भाषा में उसको सेप्टम बोलते हैं, जो लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है नोज को। वो 70% लोगों की टेढ़ी होती है। अच्छा। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे माँ के पेट में ही बच्चे को चोट लग जाती है, अच्छा, ड्यूरिंग डिलीवरी चोट लग जाती है, या बाद में वो खेलता है तो गिर जाता है, या कोई लड़ाई हो जाती है तो उस समय डेविएशन हो जाता है। जी। तो हो सकता है कि शुरू में पता ही नहीं चले, बट धीरे धीरे क्योंकि बच्चा 15-16 साल तक बढ़ता है, उसका फेस का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जी। तो नाक की हड्डी टेढ़ी और हो जाती है और फिर उसका नाक बंद होता है। जी। अच्छा, सर्दी जुकाम होना बड़ी स्वाभाविक चीज़ है, मौसम बदले तो भी, और मौसम के बीच में भी ऐसा होता है। कैसे ये डिसाइड किया जाए कि ये एलर्जेटिक है या फिर एक नॉर्मल जुकाम हो है? कैसे पता चलेगा? अगर हमारे बच्चे हैं फॉर एग्जांपल और उनको ये प्रॉब्लम होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसे एलर्जी है, मिट्टी से है या धुएं से है या मौसम चेंज होने, कैसे पता चलता है? एलर्जी को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पेरिनियल एलर्जी, जिसमें क्या होता है कि पूरे साल ही उसकी छींके, नाक से पानी, जुकाम रहता है। एक होता है सीजनल एलर्जी, कि जब पर्टिकुलर सीजन आता है तब उसको ये कोल्ड बार बार होता है। तो अगर बच्चे को हिस्ट्री रही है कि इसको तो थोड़ा सा ठंड लगती है, जुकाम हो जाती है, तो हम उसको मान सकते हैं कि एलर्जिक है। लेकिन अगर पूरे साल वो बिल्कुल सही रहा है और अभी जैसे मौसम बदला है उस समय उसको कोल्ड हुआ है और फिर वापस नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये सीजनल एलर्जी है या ये मौसम बदलने से वायरल इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर बार बार हो रहा है तो हम एलर्जी मानेंगे। फिर उसके बाद जब हिस्ट्री लेते हैं कि आप तो खुद को पता चलेगा कि नहीं, जब हम उसको धूल मिट्टी में लेकर जाएंगे या ये अचानक से टेम्परेचर चेंज हो गया तो उसको कोल्ड हो जाएगा, तो हम उसको मानेंगे कि हाँ ये इस वजह से एलर्जी हो रही है। जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, क्या एलर्जी जो होती है बच्चों को वो एक लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट है या फिर इसका एक परमानेंट सोल्यूशन है? एलर्जी को हम एज ए ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की तरह मान के चले। अच्छा। क्योंकि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। जैसे हम डायबिटीज और हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको इरेडिकेट नहीं कर सकते, वैसे ही एलर्जी है। अगर आपको जिस चीज़ से एलर्जी है उससे आपने अवॉइडेंस रखा तो आपके सिम्टम्स नहीं आएंगे। कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन, कुछ नेजल स्प्रे हम देते हैं जिससे सिम्टम्स कंट्रोल में रहते हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम एलर्जी पे तुम छींकते रहो या तुम जुकाम में रहो, हमें उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि नाक के अंदर पॉलिप बन जाना, मांस बन जाना, साइनोसाइटिस हो जाना, ये हम नहीं कर सकते। तो हमें कुछ टाइम के लिए उनको एंटी एलर्जिक मेडिसिन और स्प्रे देना होगा,
साथ में उनको ये बताना है कि आपको अवॉइडेंस करना है इन चीज़ों से। अगर आप अवॉइडेंस करोगे तो आपकी दवाइयाँ कम हो जाएगी और कुछ टाइम बाद वो ख़त्म भी हो जाती है, बंद भी हो जाती है। बट SOS यानी कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको वो स्प्रे करना है। जी जी। मेरा एक सवाल और है कि सूंघने की क्षमता, बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग मिलते हैं हमें जिन्होंने पूरी उम्र निकाल दी और कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि खुशबू आ रही कि बदबू आ रही, हमें गंध का एहसास ही नहीं होता है। वो चीज़ क्या आपके फील्ड में आती है? वो अभी जैसे कोविड आया था, कोविड में बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी, तो उसमें क्या हुआ था, वायरस ने जाके हमारे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स को, जो नर्व्स होती हैं उनमें जाके इन्फेक्शन किया। ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जो कि हमारे सूंघने की शक्ति को दिमाग तक लेके जाती है। तो अगर किसी की नाक में मांस है, जो ऑल्फैक्टरी जो नर्व्स है वहीं रखा है, तो आपको वहाँ पहुँचेगी नहीं गंध, तो आपको नहीं एहसास होगा। वैसे अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, अगर वो नर्व्स में प्रॉब्लम है तो आपको सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। इसके लिए हमें लोकल एरिया में देखना पड़ेगा कि नोज़ के अंदर कहीं इतनी टेढ़ी हड्डी तो नहीं है या यहाँ पे कोई मांस तो नहीं बना हुआ जिसकी वजह से उनको सूंघने की क्षमता कम होगी। मेरा एक सवाल और है कि छोटे बच्चे होते हैं जो नेबुलाइज किया जाता है, एक मिथ ये फैला रहता है कि बच्चों को अगर शुरू से नेबुलाइज किया जाए तो उनको आदत पड़ जाती है, इसलिए नेबुलाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। ये कितना सही है? ये आपने आप खुद ही कहा, ये मिथ है, तो ये मिथ ही है। अगर आप नेबुलाइज नहीं करेंगे तो उस नेबुलाइज करने का इंडिकेशन क्या है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। जैसे किसी बच्चे को सांस नहीं आ रही है या उसको अस्थमा का अटैक आ रहा है, उसको बहुत लंबे टाइम से खांसी है, तो नेबुलाइज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हमारे श्वास का रास्ता है उसमें जो इरिटेशन हो गया है वो कम हो। तो हमें उसको कम नहीं करेंगे तो बच्चा तो परेशान ही रहेगा ना, बार बार खांसी होना, उसको सांस नहीं आ रही है। तो नेबुलाइज करने से कोई कमजोर ऐसा नहीं है कि आदत पड़ जाएगी, ये तो आपकी एक नेसेसिटी है जो हमें लेनी ही है। जब बच्चा बड़ा होगा, उसकी इम्यून सिस्टम डेवलप होगा तो अपने आप ही उसको नेबुलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्थमेटिक बच्चे हैं तो आपको नेबुलाइज करना ही पड़ेगा अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ गए हैं तो। जी। अच्छा, बॉडी का मेंटेन करना, बॉडी का ध्यान रखना, तो हम कहते हैं बैलेंस डाइट लीजिए। क्या नाक की देखभाल के लिए भी कुछ तरीके हैं, घरेलू उपचार हैं, या फिर आप सजेशन देते हैं? हम सजेशन सबसे कॉमन तो ये देते हैं कि आप सडन टेम्परेचर का चेंज का ध्यान रखें। जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो बहुत से एलर्जिक पेशेंट होते हैं कि वो कहते हैं सर हम तो जैसे ही बेड से पाँव नीचे रखते हैं हमें तो छींक स्टार्ट हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि आपकी बॉडी गर्म है, आप ब्लैंकेट में हैं या रजाई में हैं, और आपने क्या किया, फिर उसको फेंका और हम फटाफट नंगे पहुँच गए। तो नीचे फ्लोर तो ठंडा है और आपकी बॉडी गर्म है, तो आप सडन टेम्परेचर चेंजेस होंगे तो आपको कोल्ड होना और एलर्जिक सिम्टम्स आने ही हैं। सेकेंड, हम ये अवॉइड करने को कहते हैं कि आप नाइट में ठंडा मत खा के सोइए। लोग जैसे दही छाछ आइसक्रीम नाइट में आप मत पीजिए। अभी तो बहुत सारी चीज़ें गरम बनेगी, आप गरम सूप लीजिए, गरम दूध लीजिए, घर में आपके अभी बाजरे की खिचड़ी वगैरह सब बनेगी तो आप लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है इम्यूनिटी के लिए भी और आपकी नॉर्मल हेल्थ के लिए भी। बच्चे नाक में उंगलियां डालते हैं, क्या उससे उन्हें चोट लगने का डर होता है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेजल ब्लीडिंग जो बच्चों में होती है, नाक से खून आने का सबसे मुख्य कारण है नाक में उंगली करना। बच्चे नाक में उंगली कर लेते हैं, उनके नेल शार्प होते हैं तो नाक की चमड़ी को इंजरी कर देते हैं। नाक की जो स्किन होती है उसके अंदर बहुत सारे खून की नसें होती हैं छोटी छोटी, तो आपने अगर किसी को भी इंजरी किया तो वहाँ से खून आने लग जाएगा। फिर वो घाव भरा नहीं, उससे पहले फिर हमने दोबारा उंगली कर दी। तो मोस्ट कॉमन कॉज इज नेजल ब्रेकिंग होता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उसको जुकाम रहता है तो उसको ईचिंग होती है, तो वो ईचिंग करने के लिए उंगली करता है। तो हम बच्चे को मना करते हैं ईचिंग मत करो, तो वो नहीं मानेगा क्योंकि उसको तो हो रही है, तो हमें ईचिंग को रोकना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि एडिनॉइड बहुत कॉमन कारण है, तो हमें ये देखना है कि क्यों ईचिंग हो रही है, क्या ये एलर्जिक है? अगर वो एलर्जिक है तो हमें एंटी एलर्जी दवाई देनी है कुछ दिन के लिए नेजल स्प्रे देना है। कभी कभी ड्राइनेस की वजह से भी ऐसा होता है कि नाक से खून आता है, तो फिर हमें मॉइस्चर वाली जो नेजल ड्रॉप्स होती हैं वो देनी पड़ती है। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही यूज़ करनी है, ये तो जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम है जैसे नहीं। अच्छा, नाक से ब्लीडिंग होना, नक्सी जिसको बोलते हैं, उसका क्या इशू रहता है? जैसे मैंने बताया बच्चों में तो मोस्ट कॉमन है आपके नाक में उंगली करना। एडल्ट्स के अंदर भी चोट लगी या नाक के अंदर ट्यूमर होना, पॉलिप होना, टेढ़ी हड्डी होती है और आपने उंगली कर ली तो आपने वहीं जाके उसको टच किया तो वहाँ से भी ब्लीडिंग होगी। एडल्ट्स के अंदर भी नाक के अंदर मांस बन जाता है। कैंसर का भी एक लक्षण नाक की ब्लीडिंग होता है। एक एडल्ट्स के अंदर एंजियोहाइब्रोमा नाम का ट्यूमर होता है जो बहुत कॉमन है, जो ब्लड वेसल से ही बना होता है, मतलब खून की नसों से ही बना होता है।
तो बार बार ब्लीडिंग होती रहेगी, उसके बाद नाक बंद होगा, ये सिम्टम्स उसके अंदर कॉमन होते हैं। तो अगर नेज़ल ब्लीडिंग होती है तो हमें सबसे पहले एक नेज़ल एंडोस्कोपी तो करनी चाहिए कि कोई नाक के अंदर लोकल फैक्टर तो नहीं है। मेरा एक सवाल नाक को लेकर और है, वो ये कि सर्दी जुकाम तो एक तरह का एक प्रॉब्लम है जो मौसम के साथ साथ आता है, लेकिन क्या नाक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए योगा कुछ कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल, योगा तो हमारी पूरी बॉडी को ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। जी। तो जैसे प्राणायाम है, ये सब जो हमारी नॉर्मल योगा की बेसिक जो योग साधना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बट एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको जुकाम हो रखा है तो उस समय आप योगा ना करें, क्योंकि क्या होता है कि हमारी सारी योग जो है वो सांस के लेने और बाहर निकालने पर ही बेसिस है। तो जब अगर आपको जुकाम है, नाक का इन्फेक्शन है, तो जब आप अंदर बाहर करते हैं तो वो उस इन्फेक्शन को साइनसिस के अंदर पहुंचा सकते हैं। अच्छा। तो साइनोसाइटिस हो सकता है। तो कॉमन कोल्ड जब आपको हो रखा है तब आप योगा ना करें। बाकी योगा तो आपके नाक के लिए, गले के लिए, पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। नाक से रिलेटेड कोई ऐसी समस्या के बारे में आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं जिसका पेशेंट आपके पास आया हो और जिसके बारे में हमें ज्ञान ना हो, ऐसा कोई कॉल? मोस्ट कॉमन मैंने ये बताया, एडिनॉइड के बारे में बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। एडिनॉइड एक ऐसा हिडन दुश्मन कह सकता हूँ मैं, जो बच्चों को इतना परेशान करता है, पेरेंट्स को इतना परेशान करता है, लेकिन वो क्योंकि दिखता नहीं है, वो नोज़ के इतने पीछे होता है और बच्चे एंडोस्कोप भी हमें वहाँ तक एग्जामिन नहीं करने देते हैं। सिर्फ एक एक्सरे से हमें मालूम पड़ जाता है कि एडिनॉइड की साइज़ क्या है। अच्छा। कई बच्चे तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि 12 साल के हो गए हैं, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े आए हैं और जो वो डेंटल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन्होंने वायरिंग कर दी है, ठीक है, कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं, वो सीधा करना है, वायरिंग कर देते हैं। बट रूट कॉज क्या है? किसी ने नहीं जाना कि दांत टेढ़े मेढ़े हो गई क्यों। उनका एडिनॉइड ग्रेड 4 होता है, मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तब हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। तो अगर हमने इनिशियल स्टेज में ही उसको सही कर दिया तो आपके दांत खराब नहीं होंगे। एक बच्चे का मुझे याद है कि उसके पेरेंट्स आए थे कि सर हर महीने हम एडमिट कराते हैं बच्चे को, क्यों? क्योंकि उसको निमोनिया होता है, लंग इन्फेक्शन होता है। जब मैंने उसका एक्सरे कराया तो एडिनॉइड की साइज ग्रेड 3 होती, मैंने कहा इसका आप ये हटवाओ। बहुत काउंसलिंग करी, वो माने। उसके बाद जब वो आए कि सर हम पिछले 6 महीने से बच्चा एडमिट ही नहीं हुआ है, उसको बीमार ही नहीं हुआ है वो। अब वो इतना रूट कॉज, हिडन कॉज है, लेकिन हम तो निमोनिया सही करते हैं, बट रीज़न इज एडिनॉइड, रीज़न इज एलर्जिक। तो अगर मैं हर पेरेंट्स को कहता हूँ, अगर बच्चा मुंह खोल के सो रहा है या खराटे ले रहा है, उसको बार बार जुकाम है, तो पीडियाट्रिशियन के साथ साथ ENT डॉक्टर को जरूर दिखाओ आप, क्योंकि एडिनॉइड को इग्नोर नहीं कर सकते। तो एडिनॉइड का ऑपरेशन सोल्यूशन क्या सर्जरी है? नहीं, एडिनॉइड की ग्रेड होती है अकॉर्डिंग टू साइज 1 2 3 4। अगर सेकंड ग्रेड तक है, अगर आप इनिशियल स्टेज में हमारे पास आ जाते हैं, तो नेजल स्प्रे, एंटी एलर्जी, कुछ सावधानी रख के उसको हम रोकने से बचा सकते हैं या संरक्षण भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेड 3 4 हो गए हैं, बहुत लंबे टाइम तक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर हमें एंडोस्कोप से जाके लेटेस्ट टेक्निक आ गई है जो हम लोग लाए हैं जयपुर से, कॉबलेशन टेक्निक है, उसमें हम टिश्यू को कॉबलेट कर देते हैं, मतलब मेल्ट कर देते हैं। तो वेरी इफेक्टिव। जिस दिन सर्जरी करते हैं उसी दिन बच्चा आराम से सोता है, दैट नाइट। और अगर यही समस्या बड़े के साथ है? बड़े के साथ है तो एडिनॉइड तो बहुत कॉमन नहीं होता है बड़ों में, उनमें नाक की टेढ़ी हड्डी होना या फिर पॉलिप्स होना, वो एक बार एंडोस्कोपी करके और कुछ CT स्कैन करके हम देख सकते हैं कि क्या इशू है जो नाक बंद है। जी, अभी हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर सोनी हमारे साथ वहीं बने रहेंगे और हमारे सवालों के जवाब देते रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484.
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है आरएसपी ईएनटी हॉस्पिटल से डॉक्टर रविंद्र सोनी और आज हम बात कर रहे हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट इस विशेषज्ञ से उन सवालों के बारे में जिनके बारे में या तो हमें जागरूकता नहीं है या फिर उन समस्याओं से कहीं ना कहीं हम जूझ रहे हैं। सर, हमारा जो अगला सवाल है उससे पहले एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और मेरा जो सवाल है, अब हम नाक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कान की तरफ। कान को लेके मैंने जो अभी तक समस्याएं देखे हैं एज अ मदर, हम लोग भी जो सबसे पहले बच्चों में समस्याएं देखते हैं कि कान में पस पड़ जाता है, जो सबसे ज्यादा समस्या बच्चे लेकर आते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कान में पस पड़ने का बच्चों में जो कॉमन रीजन होता है वो होता है पर्दे में स्वेलिंग आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना। तो जैसे मैंने बताया एडिनोइड, वापस वही आ जाएगा। अच्छा। जो एक्चुअली ईएनटी इज नॉट ए सेपरेट। ओके। कान नाक गला आपस में कनेक्टेड है। तो वो जो कनेक्शन होता है वो एक ट्यूब होती है, उसे यूस्ट्रेगिन ट्यूब कहते हैं। उसके थ्रू ही ये तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। अच्छा। तो जब भी बच्चे को जुकाम होगा, नाक का इन्फेक्शन होगा तो वहां से इन्फेक्शन कान में चला जाएगा। बच्चों में वो ट्यूब थोड़ी स्ट्रेट होती है तो नाक का इन्फेक्शन कान में जाना बहुत इजीली जा सकता है। तो पर्दे में सूजन आ जाती है तो उसकी वजह से वहां से डिस्चार्ज आना चालू होता है। तो वो एक शुरुआत होती है पर्दे में छेद होने की। जी। पर्दे में छेद होने के बाद फिर बार बार जैसा इन्फेक्शन हुआ या पानी चला गया कान में तो फिर रस्सी आना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड, हमने ये भी देखा है कि मदर जो होती हैं घर की सफाई के जैसे उनके कान भी साफ करना चाहती हैं कि मैं इसको हर हफ्ते या 3-4 दिन से कान साफ करूं। वो ईयरबड या माची की तिल्ली में रुई लगा के साफ करना। वो क्या करते हैं, जो कान का जो बाहरी हिस्सा है हमारा, उसके अंदर जो स्किन होती है उसमें रब हो जाता है, वहां का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां से भी रस्सी आती है और फिर बच्चे को पेन भी होता है। जी। अच्छा, आपने कहा पर्दे में सूजन आ जाती है, तो इसका कोई कारण है सूजन आने का या एक स्वाभाविक है कि किसी को भी बच्चे को आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकती है। अगर उसको एडिनोइड है या उसको बार बार कोल्ड हो रहा है तो कोल्ड का इन्फेक्शन तो कान में जाना इज वेरी नॉर्मल और पर्दे में सूजन आ जाती है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है। यही जब सूजन सही नहीं होती है तो फिर पर्दे में सूजन होके फट जाता है, वो जो छेद हो जाता है। जी। और यही चीजें बड़ों के साथ भी होती है, जो कान को साफ करने के लिए ईयरबड्स का यूज करते हैं या सेप्टिपिन मिली वही यूज कर लेते हैं, तो वो क्या चीज है? क्या बड़ों को भी फिर यही समस्याएं होती है? बिल्कुल। कान में वैक्स बनना एक बीमारी नहीं है। कान अपनी हेल्प करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए जो है वो वैक्स बनाता है। वैक्स क्या करेगा, बाहर के धूल मिट्टी को अंदर जाने से, पर्दे में जाने से रोकेगा। बाहर के मॉस्किटो इन सबको जाने से रोकेगा। इवन वो मॉइस्चराइजर का भी काम करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्किन है वैसे ही हमारी ईयर में भी स्किन है। जी। तो हम सर्दियों में स्पेशली जैसे हम जब नहा के आते हैं तो तेल मॉइस्चराइजर पूरी बॉडी पे लगाते हैं कि ईचिंग ना हो। बट कान में हम लोग जो मॉइस्चराइजर बॉडी बना रही है वैक्स के रूप में, उसी को साफ कर देते हैं तो ड्राइनेस तो बढ़ेगी। जब ड्राइनेस होगी तो ईचिंग और होगी, ईचिंग होगी तो आपको और ईचिंग करने की इच्छा करेगी। ईयरबड तो सबसे बेकार इन्वेंशन है, उसको जितना आप यूज करेंगे उतना ही आप परेशान होंगे, क्योंकि जब हम ईयरबड यूज करते हैं तो वैक्स का 70% पार्ट अंदर चला जाता है, 30% हमारे बाहर आता है। और जब वो अंदर पुश कर दिया, वो पुश होता ही जी। तो अगर वो पुश होके कान के पर्दे में चिपक गया तो आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। तो फिर एक बार अंदर पुश हो गया तो फिर आपसे निकलेगा भी नहीं। अगर आपने उसको निकालने की ट्राई किया, बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे आपने बताया सेफ्टी पिन, गाड़ी की चाबी, हेयर पेन, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो फिर आप पर्दे में छेद लेकर आते हैं हमारे पास, क्योंकि पर्दा में ट्रॉमा होना ही होना है। जी। अच्छा, लोग नहाते समय पानी के गिर जाने को भी बोलते हैं। आफ्टर दैट होता है कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कान में पानी मत जाने दो, बट नहाते वक्त पानी का कान में जाना बड़ा स्वाभाविक है, तो ऐसा क्यों? कान में पानी जाने से मना हर पेशेंट को नहीं किया जाता है। जिसके पर्दे में छेद है या इन्फेक्शन हो गया है उसके लिए हम ऐसा कहते हैं कि आप पानी मत जाने दीजिए। उसके लिए हम बहुत कॉमन सी चीज बोलते हैं कि आप बड़ी कॉटन लीजिए, उसमें कोई भी ऑयल लगा के उसको पूरा रिंस करके फिर कान में लगा लीजिए। चिकनी रुई होनी चाहिए, सबको मना नहीं है। अच्छा। कान में पानी जाना जैसे आपने कहा स्वाभाविक है, तो वो निकल जाएगा। वो पर्दे पर टकराएगा और बाहर निकल जाएगा। प्रॉब्लम वहां होती है जब हम उस कान के पानी को सुखाने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? टॉवल के कोने को हम यूज करते हैं या ईयरबड से यूज करते हैं। वो नहीं करना है, क्योंकि जैसे पानी गया है तो वैसे ही वहां पे मॉइस्ट है स्किन, आपने वहां पे कुछ भी ट्रॉमा किया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कान में पानी अगर चला जाता है तो उसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही सूख जाएगा। जी। कान में
पानी की तो समस्या हमें पता है, लेकिन कान की एक समस्या और है, कान में खुजली होना। लोगों को बड़ी शिकायत होती है कि मेरे कान में खुजली होती रहती है, उसका क्या रीजन है? वही मैंने बताया, वैक्स को निकाल देते हैं। अच्छा, उसी से होता है। जितना आप ये रीचिंग करेंगे उतना ही आपको ये रीचिंग होगी और आपकी साइकिल बन जाएगी। अच्छा। हमें उसको तोड़ना होता है। हाँ। कुछ लोगों को स्किन की प्रॉब्लम भी होती है। हाँ। जैसे किसी को डैंड्रफ ज्यादा होता है जी। ठीक है, कोई स्किन का इन्फेक्शन होता है तो कान में भी स्किन होती है, उसकी वजह से भी ड्राइनेस ज्यादा होती है। तो अगर बहुत लंबे टाइम से एलर्जी है तो हमें दिखाना चाहिए। लेकिन अगर हम कुछ चीजें करना छोड़ दें, जैसे ईयरबड यूज करना, कान की सफाई करना, ऐसे ऐसे करके पानी डाल के निलाना कान को और फिर उसको सुखाने की कोशिश करना, ये सब अगर हम नहीं करें तो हमारी ईयर रीचिंग नहीं होगी। आजकल जो नई प्रॉब्लम आ रही है वो है ईयरफोन, ब्लूटूथ ये यूज करना, तो हमारी स्किन बार बार रब होती है वहाँ पे, तो फिर रीचिंग होती है। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि हम भी जब छोटे थे तो छोटे में ये हुआ करता था, कान में दर्द हो रहा है तो सरसों का तेल गर्म करके डाल दिया। बिल्कुल। तो ये तेल डालना कितना सही है? या पहले गरम सरसों का तेल डालना इसलिए कॉमन था क्योंकि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी। तो अब हम मना करते हैं। रीजन बीइंग, मान लीजिए कि किसी बच्चे के या एडल्ट के कान के पर्दे में स्वेलिंग आई हुई है, उसको दर्द हो रहा है, तो आपने तेल गरम किया डाल दिया तो उसने स्वेलिंग को बढ़ाया, उसने कम नहीं किया। हो सकता है कि आपको, क्योंकि वो वार्म है इसलिए थोड़ा पेन रिलीफ हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में वो नुकसान ही करेगा। तो गरम तेल वगैरह नहीं डालना चाहिए। हम तो ये सजेशन देते हैं कि जब आपके कान में दर्द हो तो आप कुछ मत करो। अगर आप कुछ भी करेंगे, किसी भी तरह की ईयर ड्रॉप भी अगर आप डालेंगे तो हो सकता है कि वो इन्फ्लेमेशन को या सूजन को बढ़ा दे। तो अवॉइड टचिंग द ईयर। आप कोई भी एनाल्जेसिक खा लीजिए अगर आपको रात को दर्द हो रहा है, और अगले दिन जाके ईएनटी डॉक्टर को दिखा दीजिए। बहरेपन को लेकर मैं जानना चाहूंगी, क्या बहरापन बचपन से ही होता है या फिर किसी कारण बड़े होने पर भी आप इसके शिकार हो सकते हैं? बचपन में तो बहुत कॉमन है। इसके बहुत सारे कारण हैं। जेनेटिक कारण है कि पेरेंट्स को और उसको हो जाए, या फिर इंट्रा जब वो पेट में होता है उस समय जीन्स के इफेक्ट की वजह से हो सकता है। मदर को प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हो जाए या कोई उसने दवाई खाई हो, रेडिएशन से एक्सपोजर हुआ हो, तो बच्चे को सुनाई कम दे सकता है। तो बच्चों में तो ये एक इलाज करने वाली कंडीशन होती है कि शुरू के 3 से 4 साल के अंदर अगर अपन ने डायग्नोज कर लिया हो कि बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि बच्चे को सुनता नहीं है। उनको कोई भी बच्चा, हम ये कहते हैं कि अगर वो 2 साल का हो गया है और वो उसने बोलना स्टार्ट नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके देखो कि क्या उसको सुनाई दे रहा है। अगर उसने सुनाई नहीं दिया है तो वो बोलेगा क्या? अच्छा। तो नहीं बोलने का सबसे बड़ा कारण होता है सुनाई नहीं देना, क्योंकि आप बोल के ही तो उसे समझाएंगे। तो उसने कभी सुनाई नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आवाज क्या होती है, तो कैसे निकालेगा? तो अगर 2 साल का बच्चा हो गया और उसने बोलना स्टार्ट नहीं किया है तो जस्ट गो टू ईएनटी डॉक्टर। आप जाइए और उनको दिखाइए कि क्या उसको सुनाई दे रहा है। लोगों को क्या लगता है कि हाँ नहीं हमारे बच्चे को तो सुनता है। और नहीं ऐसा कि लेट बोलेगा, 2 साल लेट बोलेगा। वो सबसे ज्यादा तो हमारे यहाँ पर भगवान का प्रकोप मान लेते हैं और वो देवी देवताओं को मनाने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो वो इशू हो जाता है। और बच्चा क्या होता है, पेरेंट्स के हाथ के चेहरे की गेस्चर को देखकर रिएक्ट करता है, तो उनको लगता है कि इसको सुनाई दे रहा है। सिंपल टेस्ट है। इवन गवर्नमेंट ने कहा है कि आप स्क्रीनिंग करो, हर बच्चा जो हो रहा है उसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि इसको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो सिंपल टेस्ट के द्वारा आप पता लगा सकते हो कि सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। क्या होता है वो सिंपल टेस्ट? एक ओई टेस्ट होता है। जब बच्चा का जन्म हुआ है उसी समय एक कान में हम एक प्रोब डालते हैं, उसमें मालूम पड़ जाता है कि पास है कि फेल है। अगर पास है इसका मतलब उसको सुनाई दे रहा है, अगर फेल है तो हम 2 या 3 महीने बाद वापस उसको रिपीट करते हैं। उसमें भी अगर फेल आता है तो एक टेस्ट और होता है कि उसको हम बच्चे को सुलाकर एक टेस्ट करते हैं, उसमें मालूम पड़ जाता है कि नहीं सुनाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है। नहीं सुनाई दे रहा है तो मशीन लगा के हम उसकी जल्दी से जल्दी रिहेबिलिटेट करते हैं उसको। जी। कान से रिलेटेड और समस्याओं में अगर मैं बात करूं तो मेन समस्या यही होती है, कान दुखना या फिर कान में पस पड़ना या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन। क्या कान में होने वाले इन्फेक्शन कुछ खास तरह के कारण की वजह से होते हैं? मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो पर्दे में छेद होना या जो कान के पर्दे के पीछे हड्डियां होती है उनका गलना होता है। ये दोनों ही प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेफनेस में आते हैं कि इसको सही करके हम सुनाई को सही कर सकते हैं। बट डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर पहले तो क्या होता है कि अगर हड्डी गल गई है तो लोगों को लगता है जब बड़ा होगा
तो ये सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर हड्डी गल गई है तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम वाली है, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके दिमाग पे जा सकती है, वो आपके मुंह की नस को खराब कर सकती है। तो अगर आपके कान से रस्सी आ रही है या सुनाई कम दे रहा है तो डॉक्टर को दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि हम बीमारी का पता लगा सकें। मान लीजिए पर्दे में छेद है बच्चे के और हमने देखा है, तो हम कुछ प्रिवेंशन करके उस छेद को बंद भी कर सकते हैं कि पानी का ध्यान रखें, जुकाम का ध्यान रखें, ईयर ड्रॉप थोड़े दिन चलाते रहें। तो बच्चों में तो हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जल्दी से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हड्डी गल गई है तो फिर हमें उसको सही करना पड़ता है जी। अच्छा, छोटे की तो ये बात है, बड़ों में क्या समस्या है अक्सर? बड़ों में सडन हियरिंग लॉस बहुत कॉमन होता है कि किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ और उसका जो इन्फेक्शन है वो कान की नस के अंदर जाके सूजन कर दिया और उसको सुनाई देना अचानक से बंद हो गया। पेशेंट आते हैं कि सर रात को सोया जब सही था, सुबह उठ रहा हूँ तो मेरे को एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है। तो ईएनटी की इमरजेंसी में से एक इमरजेंसी है ये, कि हमें उसका इंटरवेंशन तुरंत करना है। उसमें मुंह की दवाइयाँ हैं, कान के अंदर इंजेक्शन भी लगाने पड़ सकते हैं। अगर आप उसमें लेट हो जाते हो, 7 से 10 दिन लेट होते हो, तो उसकी रिकवरी थोड़ी कम होती है जी। मेरा एक सवाल यहाँ पर भी है कि अगर आप कह रहे हो सुनना बंद हो जाता है तो वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है या हमेशा के लिए रहता है? अगर आप हमारे पास नहीं आए, किसी डॉक्टर से सलाह नहीं ली है, तो वो डेफनेस परमानेंट भी हो सकती है, वो नर्व लॉस परमानेंट हो सकता है जी। अच्छा, तेज शोर, बम पटाखों की आवाज, क्या उससे भी पर्दे फटते हैं? बिल्कुल पड़ते हैं। अभी दिवाली के बाद बहुत पेशेंट आए थे हमारे पास। तेज आवाज से पर्दा फटना और पीछे वाली हड्डी टूटना और उसके पीछे नस होती है, उसमें सूजन आना, ये तीनों ही कारण होते हैं सुनाई कम देने के। तो अगर पर्दा फट गया है तो दिख रहा है, हमें विजिबल है, बट सुनाई अगर कम हो गई है और हमें एग्जामिन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि उसमें नस में सूजन आ गई है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, लेकिन वो सही हो जाता है। हमें बस टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए। अच्छा, जैसे आईसाइट के बारे में बात की जाती है, जब हमने आईसाइट चेक करवाने जाते हैं तो एक मार्जिन बना हुआ, एक मापन रखा गया, एक तुलना रखी गई कि -4 है, +2 है, +1 है। क्या कान की सुनने की क्षमता को भी किसी ग्रेड पर निर्भर किया गया? जी, हम जब सुनाई सुनते हैं तो हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे सुनते हैं जी। तो एक जैसे हमारा विजन का टेस्ट होता है, वैसे एक हियरिंग का भी टेस्ट होता है जिसे ऑडियोमेट्री कहते हैं। उसमें हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे आपकी टेस्ट करते हैं हियरिंग को, जो 250 से 4000 हर्ट्ज तक होती है। अच्छा। तो 250 हर्ट्ज पे क्या आपकी साउंड है, इंटेंसिटी, कितने इंटेंसिटी पे आप सुन पा रहे हो जी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक टेस्ट किया जाता है जी। तो डेसिबल के अकॉर्डिंग उसको हमने ग्रेड में बांटा हुआ है कि 25 डेसिबल तक अगर आपको सुन रहा है तो आपकी हियरिंग नॉर्मल है, उसके बाद माइल्ड है, फिर मॉडरेट है, फिर सीवियर है। तो ऑटोमेट्रिक टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है हियरिंग का। हमें पता चलता है कि आपको हियरिंग लॉस है तो पहले कौन सा है, कंडक्टिव है कि बोन है, कि बोन की गड़बड़ है या कंडक्शन की गड़बड़ है, और दूसरा उसकी सीवियरिटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, अब तो काउंटर जाकर मेडिसिन लेना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हर घर में एक डॉक्टर है, दवाइयाँ यूज करना, कानों में दर्द हो रहा है, दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, वो कितना सेफ है? वो अनसेफ ही है। जैसे ओवर द काउंटर कुछ चीजें ठीक है, बट क्योंकि ईएनटी में हम कहते हैं कि दीज आर 3 सेंसेस, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 सेंसेस हैं। तो अगर आपके कान में, मैंने जैसे बताया, पर्दे में स्वेलिंग आई हुई और आपने कोई ड्रॉप डाल ली, कई ड्रॉप्स के अंदर तो एसिड भी होता है, तो वो आपके पर्दे के सूजन को कम करने की जगह बढ़ा देंगे और हो सकता है कि वो परफोरेशन ही कर दें। तो ओवर द काउंटर कभी भी ईयर ड्रॉप नहीं डालनी चाहिए। कुछ लोग नेजल ड्रॉप में भी ऐसे ही है, और मैं आउट ऑफ द उसमें जा रहा हूँ, नेजल ड्रॉप में भी जैसे नाक खुलने की दवाई है, ऐड भी आते हैं उसके, तो आप शुरू में डालोगे 5 दिन तो आपको लगेगा बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन वही दवाई अगर आपने 8-10 दिन से ज्यादा डाल ली, कुछ तो महीने डालते रहते हैं, वही दवाई है जो बंद कर रही है आपके नाक को। तो जब तक हम उस दवाई को नहीं हटाएंगे आपका नाक ही नहीं खुलेगा। तो डॉक्टर कंसल्टेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर द काउंटर तो आप तब जाके लीजिए जब आपके आसपास डॉक्टर की सुविधा नहीं है। जी जी। अच्छा, एंटीबायोटिक मेडिसिन जो हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी खा लेते हैं, कहते हैं कि वो किडनी पर इफेक्ट डालती है, क्या इन दवाइयों का फर्क कान पर भी पड़ता है, नाक पर भी, गले पे भी? ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन होती हैं, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नैमिकासिन, ये सब दवाइयाँ जो होती हैं हमारी जो इनर ईयर है, कान का जो इनर ईयर है, उनकी सेल्स को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से सुनाई देना कम हो जाता है। तो बच्चे में जब सुनाई कम देता है तो हम हिस्ट्री में लेते हैं कि क्या ये आईसीयू में एडमिट हुआ था, क्या उसको ये दवाई लगी थी। तो बहुत कॉमन कनेक्शन है उन ड्रग्स का
सुनाई कम देने से। नाक और गले में ऐसा इतना नहीं है, बट ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं और वो वेल प्रूवन है। जी, कान से जुड़ी क्या और ऐसी कोई समस्या है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है या होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया कि बच्चों में 2 साल तक ही आप वेट करें। अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो आप उसका हियरिंग टेस्ट कराएं, बिल्कुल, क्योंकि 5 साल के बाद आप कुछ भी करा लेंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। रीजन बीइंग 5 साल तक अगर उसको सुनाई नहीं दिया है तो उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कि दिमाग की जो नसें हैं वो ही काम नहीं करेंगी, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बच्चों में तो हियरिंग एड है, कॉक्लियर इम्प्लांट आजकल आ गया है जो गवर्नमेंट फ्री में करवा रही है। ये बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट है जिससे बच्चा नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जी, फिलहाल शो में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। अभी तक जितनी भी डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत हुई, आपको समझ आया होगा कि नाक की समस्याएं क्या हैं, उनके उपचार क्या हैं, बचाव क्या है। उसी तरह कान से जुड़ी क्या समस्याएं हैं, उनका निदान क्या है। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे एक और विषय, वो है आपके गले से जुड़ी समस्याओं के बारे में। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब के साथ। Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484. ब्रेक के बाद आपका शो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविंद्र सोनी और हमारी बातों का सिलसिला अब करते हैं एक बार फिर से जारी। सर, आपका शो में वापस एक बार बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अभी हमने बात की नाक के बारे में और कान के बारे में। अब जो तीसरा खास विषय है वो है गला। गले से जुड़ी समस्याएं बहुत सारी हैं, हम भी उनको बहुत फेस करते हैं। तो चलिए उनके बारे में, जो समस्याओं में सबसे पहली आती है गले में खराश की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, वो क्यों होती है? जैसे हमने बताया, कान में जो ईचिंग होती है वो हमारे कामों से ही होती है। हम ही ऐसे काम करते हैं कि ईचिंग होती है। वैसे ही गले में खराश भी वैसा ही है, हम खुद ही इस तरीके से गला साफ करते रहते हैं। हमारी जो गले की स्किन है बहुत सेंसिटिव है। जब भी आप ऐसे खराश करते हैं तो वापस में रब करती है। तो जब आप रब करोगे तो वहाँ पे ईचिंग और सेंसेशन होएगा, फिर आपको और इच्छा करेगी कि मैं और करूँ। सेकेंड थिंग होती है कुछ फैक्टर्स, जैसे कि किसी पेशेंट को एलर्जी है तो उसको नाक में भी ईचिंग होगी, कान में भी ईचिंग होगी, वैसे ही गले में भी ईचिंग होगी। थर्ड, नाक का इन्फेक्शन। जब नाक में इन्फेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस बनते हैं और वो नाक से गले में जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे गले में खराश होती है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एसिडिटी। जो हमारे पेट में एसिड बनता है वो खाने को बचाने के लिए बहुत स्ट्रांग होता है, बट कुछ लोगों में गैस्ट्राइटिस इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो पेट का तेजाब गले में आ जाता है, इसीलिए तो गले में जलन हो रही है, खट्टी डकारें। बिल्कुल बिल्कुल, जो वो खट्टी डकारें आती हैं वो पेट का एसिड ही है जो गले में आया है। जब एसिड गले में आएगा तो गले की स्किन को आदत नहीं है एसिड की, तो वो स्वेलिंग होगी, वहाँ पे लालीपन आएगा और फिर हम और खराश करेंगे, तो हमने उस लालीपन को और बढ़ा दिया। तो जिनको भी गले में खराश होती है मैं उनको ये सजेशन देता हूँ कि इन चीज़ों को आप सही करें। जुकाम है, एलर्जी है, आप उनको कंट्रोल करें। गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी है, उसको सही करें, अपनी लाइफस्टाइल को सही करें और खराश ना करें। खराश की जगह हम कहते हैं कि आप थोड़ा गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के गागल्स कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज गागल्स है। अगर गले में आपको दर्द है, खराश है, ईचिंग है, कुछ भी है तो आप गागल्स कर लीजिए, वो सेफ है, बट आप खराश मत कीजिए। जी। अच्छा, हम जो खाते पीते हैं उसका कितना इफेक्ट आता है? जैसे
हम बहुत, कुछ लोग होते हैं जो बहुत गर्म चाय पीते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ठंडा बहुत खाते हैं, तो क्या ये चीजें भी नुकसान करती हैं? बिल्कुल, आप कुछ भी एक्सट्रीम में करेंगे तो वो गले को खराब करेगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जी। आपने बहुत ज्यादा तीखा खाया है, बाहर का खाया है, तो वो गया तो रास्ते से ही, उसने वहां पे लालीपन किया और उसके बाद उसने आपको गैस्ट्राइटिस किया तो वो और एसिड आया, तो दो मार पड़ती है। बहुत ज्यादा गर्म चाय आप पियेंगे तो मुंह से लेकर गले तक की स्किन को जलाएगा। ठंडा तो इस मौसम में आप खाएंगे तो ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शन होना ही होना है। तो एक्सट्रीम्स तो कुछ भी नहीं करना है, आप बस, मैं वापस वही कहूँगा, आप गरारे कीजिए और खाने पीने का ध्यान रखिए। कुछ लोग क्या होता है, खाना लेट खाएंगे और सो जाएंगे, रात को कॉफी पियेंगे और सो जाएंगे, तो आपका क्या होगा, खाना नहीं बचेगा और वो गले में आएगा, गले को खराब करेगा। टॉन्सिल्स की समस्या भी गले में बहुत आती है, वो क्या समस्या है? टॉन्सिल भी जैसे एडिनोइड मैंने बताया, बच्चों में इम्यून सिस्टम को बनाने के ऑर्गन होते हैं, लेकिन ये एट द एज ऑफ 5 to 8 अपने आप ही बॉडी उनको खत्म कर देती है। बट एडिनोइड की वजह से इन्फेक्शन हुआ, वो गले में आया, या किसी को एलर्जी है तो टॉन्सिल के अंदर बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसमें क्रिप्ट्स होते हैं, तो वहां जाके वायरल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और वो साइज में बड़े हो जाएंगे। वो इन्फेक्शन का घर है, उसकी वजह से बार बार गले में दर्द होता है। तो जब भी कोई बच्चा हमारे पास टॉन्सिल का आता है तो हम सबसे पहले उसका एडिनोइड देखते हैं कि कहीं ये रीजन तो नहीं है कि एडिनोइड बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से इन्फेक्शन गले में हो रहा है बार बार और टॉन्सिल्स हो रहे हैं। टॉन्सिल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चे का बार बार एंटीबायोटिक खाना, स्कूल से छुट्टी कराना, फीवर आना, ये बहुत बड़ा रोल है टॉन्सिल्स का इनमें। लेकिन पेशेंट्स क्या करते हैं, जो गलती करते हैं वो ये है कि मेरे पास आया कोई टॉन्सिल का पेशेंट, मैंने कहा कि भाई एंटीबायोटिक दीजिए, गागल्स कीजिए। सबसे बड़ी गलती, बच्चों को एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं देना। दो डोज ठीक हो जाते तो 2-3 दिन लिया, बच्चा सही है तो आपने क्या किया, बैक्टीरिया को पूरा खत्म नहीं करा। अब वो बैक्टीरिया कहाँ, वही है। जैसे ही बच्चा वापस से ठंडे मौसम में हो गया, उसने कुछ आइसक्रीम या ठंडा खा लिया होगा, वापस बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएंगे, तो फिर हमने फिर एंटीबायोटिक खानी है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। अगर आपका बच्चा 7 बार 1 साल में, इंडिकेशन ये होता है कि अगर 1 साल में 7 बार टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो जाता है या लगातार 2 साल तक 5 बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें वो टॉन्सिल रिमूव कर देने चाहिए। अब वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मैं कहता हूँ कि बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, हमें टॉन्सिल निकाल देने चाहिए। अब उन्होंने क्या सुना हुआ है कि टॉन्सिल तो इम्यून सिस्टम बनाता है, अगर आपने टॉन्सिल निकाल दिया तो बच्चे की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मिथ है। एडिनोइड और टॉन्सिल की सर्जरी करे हुए बच्चों में इतनी रिसर्च हुई है, किसी में भी ऐसा नहीं पाया गया है कि उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, क्योंकि केवल एडिनोइड टॉन्सिल ही नहीं है, बाकी भी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो ये तो वैसे भी 5 से 8 साल तक खत्म हो जाने हैं अपने आप ही। अब ये सिर्फ इन्फेक्शन का सोर्स हो गए। तो आजकल तो बहुत लेटेस्ट टेक्निक है, एंडोस्कोप से हम जाते हैं और टॉन्सिल रिमूव कर देते हैं, बट ये काउंसलिंग का विषय है। जी, अच्छा, ये तो बच्चों में शिकायतें हैं, बड़ों में किस तरह की शिकायतें आपको? बड़ों में भी ये होता है, कुछ बच्चे टॉन्सिल का वो फेज पेरेंट्स कराते ही नहीं ऑपरेट, तो वो बच्चे बड़े होते हैं, बट टॉन्सिल की साइज तो वो की वही है। वो भी आइसक्रीम खाएंगे, ठंडा खाएंगे, उनका गला खराब हो जाएगा, तकलीफ हो जाती है। इसके साथ साथ वो स्नोरिंग भी बहुत ज्यादा करने का कारण है, क्योंकि हमारा एयरवे छोटा हो गया उनकी वजह से, तो स्नोरिंग भी करेंगे। तो ये स्नोरिंग जो होती है बड़े और बच्चे, तो सब में बहुत ज्यादा शिकायतें आती है। बच्चों में तो एडिनोइड इज द मोस्ट कॉमन अगेन। बड़ों में नाक की हड्डी टेढ़ी होना, या फिर उनका जो सांस का रास्ता है वो छोटा होना, उसकी वजह से स्नोरिंग करते हैं। जी, अच्छा, शराब पीना, जर्दा, गुटखे का सेवन, ये इन चीजों को कितना कॉम्प्लिकेटेड करता है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर मुंह का और गले का होता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गुटखा, जर्दा, पान खाना। एक सोशलाइज है, आप उसको बुरा नहीं मानते हो कि ठीक है गुटखा तो खा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेड एंड नेक कैंसर इज गुटखा, और सबसे पूरी वर्ल्ड में इंडिया टॉप पर है। तो मैं वापस से एक नॉर्म बताना चाहता हूँ कि अगर आप गुटखा खाते हैं या बीड़ी या सिगरेट पीते हैं और आपके मुंह में छाला है जो 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, वो सही नहीं हो रहा है, तो आपको ये डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि वो कैंसर का छाला हो सकता है। बाकी एसिडिटी, वही गैस्ट्राइटिस होना, गले में लालीपन होना, ईचिंग होना, खराश होना, तो गुटखा, सुपारी, स्मोकिंग वालों को कॉमन है। और ये छाले होने की समस्या तो बहुत ज्यादा होती है कि गले के अंदर छाले, अगर वो उसको हटा दें हम कि वो कैंसर का छाला नहीं है, तो हमें ये देखना होता है कि लोकल इरिटेशन, कुछ लोगों को कुछ टूथपेस्ट से एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से उनको बार बार छाले होते हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी है, वायरल इन्फेक्शन है, ये कॉमन कारण है।
अच्छा, टूथपेस्ट से भी अगर छाले होते हैं तो कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सा टूथपेस्ट हम लोगों के लिए? आजकल तो मार्केट में हर चीज के इतने सारे ऑप्शंस है कि पीपल विल कंफ्यूज अबाउट दैट कि विच प्रोडक्ट जैसा आई हैव टू टेक। सबसे सिंपल यूज करो, हाँ जिसमें कुछ ना हो जी। आजकल लौंग भी है, कुछ लोगों ने तो मसाले बना दिए टूथपेस्ट के रूप में, है ना? जी। तो वो मत करो। वाइट कोलगेट कर लो, सेंसोडाइन कर लो, मतलब मैं यहाँ ब्रांडिंग ब्रांडिंग नहीं कर रहे, बट दीज आर माइल्ड, परफेक्ट, दीज आर माइल्ड। राइट राइट राइट, यस जी। अच्छा, गले से जुड़ी और कौन सी समस्याएं आप केसेस आपके पास आते हैं? स्मोकिंग जिनके है, जिनको स्मोकिंग की हैबिट है, गुटखा वगैरह की हैबिट है, उनके अंदर खाना खाने में दिक्कत, वॉइस चेंज होना, ये प्रॉब्लम होती है। तो हम एक एंडोस्कोपी करते हैं, उसी से हमें पता चल जाता है कि हाँ गला ठीक है या कोई मांस, कोई गांठ, कोई छाला तो नहीं है जी। अच्छा, वोकल को लेकर अगर बात की जाए तो मेल वॉइस और फीमेल वॉइस में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ऐसे भी उदाहरण सामने आते हैं जब पुरुष के गले से महिला की आवाजें आती हैं, इस तरह का वोकल होता है। क्या इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस लेकर क्लाइंट्स आपसे मिलने आते हैं, पेशेंट आते बिल्कुल आते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे बच्चा बड़ा होता है, मेल्स के जो वोकल कॉर्ड है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो थोड़े लूज होते हैं, जिसकी वजह से आवाज थोड़ी सी भारी होती है। फीमेल्स के अंदर वो थोड़े टाइटन होते हैं, तो इसकी वजह से आवाज उनकी हाई पिच की होती है। तो कुछ बच्चे मेल्स होते हैं जिनके अंदर वो लूज नहीं हो पाते हैं जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो स्पीच थेरेपी से, सबसे पहले तो हम स्पीच थेरेपी बोलते हैं कि स्पीच थेरेपी आप लीजिए, उससे भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू हम उनकी आवाज़ को चेंज कर सकते हैं। अच्छा। बट वोकल में मोस्ट कॉमन जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो आते हैं चेंज इन वॉइस, हॉर्सनेस को लेके। वो कुछ प्रोफेशंस हैं जैसे टीचर्स, सिंगर्स, लॉयर्स, जो ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने वोकल्स का। उनमें क्या होता है कि वोकल कॉर्ड के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ बदल जाती है। तो उनको हम कहते हैं कि आप अपनी आवाज़ को आराम दें, जब आप काम नहीं कर रहे हो तब आप चुप हो जाएं। तो वोकल हाइजीन इज अ टर्म कि आप डेली स्टीम लीजिए, ज़्यादा कैफीन वाली चीज़ें या खट्टी चीज़ें नहीं खाएं, एसिडिटी का ध्यान रखें, और जब आपको बोलने का काम नहीं है तो मौन व्रत धारण कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपने बहुत काम कर लिया है पहले। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल स्पीच को लेकर भी है। बच्चों में तुतलापन होना या हकलाना, ये भी एक समस्या आती है, ये क्यों होती है? क्या ये गले से रिलेट करती है? हाँ, कुछ बच्चों में जीभ के नीचे एक धातु होता है, वो चिपका हुआ होता है, तो इसकी वजह से जीभ का जो मूवमेंट होता है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो उसे हम टंग टाई कहते हैं। अगर वो सीवियर ग्रेड की होती हैं तो हमें उसको कट करके जीभ को रिलीज करना होता है। ये वन ऑफ द कॉमन रीजन में से है। कुछ बच्चे घर में किसी को देखकर उसको नकल करना चालू करते हैं। जी। तो सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये करते हैं, वो बच्चों को टोकते हैं। बच्चों को टोकना नहीं है, अगर आप बच्चों को टोकोगे तो वो ज्यादा करेगा, आपको उसको समझाना है। और बहुत ज्यादा अगर है तो हमें एक बार स्पीच थेरेपिस्ट की राय लेनी चाहिए। वो स्पीच थेरेपिस्ट क्या करेगा, वो बच्चे की प्रॉब्लम किस शब्द पे है, बच्चा जब हकलाता है तो किसी पर्टिकुलर वर्ड पे जाके अटक जाता है, जिस शब्द पे वो नहीं बोल पाता, तो वो उस लेटर को पकड़ेंगे और उनको बोलना सिखाएंगे। तो ये बहुत ही ट्रीटेबल कॉज है, बट हमें उसको टोकना नहीं है और कंसल्ट करना है। नाक कान गला से रिलेटेड और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो देखने में बड़ी छोटी सी लगती है, लेकिन अगर उनको इग्नोर कर दिया जाए तो आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है? तीनों। एक मिथ है जिसके बारे में आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जैसे गले में कोई गांठ हो गई है या मुंह में कोई छाला हो गया है, हमने देखा, हमने कहा कि हमें इसका जांच करनी है। अब जांच दो तरीके से होती है, जैसे मुंह में किसी को छाला है तो हम कहते हैं कि हम छोटा सा टुकड़ा कट करेंगे और उसको जांच के लिए भेजेंगे, या यहाँ पे कोई स्वेलिंग है, थायराइड की स्वेलिंग हो सकती है, हम कहते हैं कि हम एक सुई की जांच करेंगे और उसको जांच के लिए भेजेंगे। द मोस्ट कॉमन मिथ कि अगर हमने छिड़वा दिया तो ये बीमारी बढ़ जाएगी, तो हम इसको छिड़वाना नहीं चाहते हैं। तो उससे क्या नुकसान होता है कि जब तक मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, मैं उसका ट्रीटमेंट क्या करूँगा, तो डायग्नोसिस डिले हो गया आपका, बीमारी का पता लगाने में हम लेट हो गए। जब बीमारी का पता लगाने में लेट हो गए तो आपकी बीमारी बढ़ेगी और वो हो सकता है कि इलाज के लायक भी ना रहे। बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं कि वो स्टेज 1-2 में आ जाते हैं कैंसर के, हमने कहा बायोप्सी करानी है, बायोप्सी के नाम से वो भाग जाते हैं। और फिर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी हमारे पास पैथीज हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो गारंटी से सही करेंगे। देन वी केम अगेन इन 4th स्टेज। अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। तो सिर्फ इसलिए डर गए आप कि आपको किसी ने गांव में कह दिया है कि बीमारी बढ़ जाएगी, छिड़वाना मत, आपने बीमारी बढ़ा दी। बीमारी तो वैसे भी बढ़ ही रही है, आप चाहे उसको हाथ लगाओ चाहे नहीं लगाओ। जी।
मेरा एक सवाल और है, अभी इसने थायराइड का जिक्र किया। अमूमन ऐसी बहुत सी महिलाएं होती है जो जिम जाती है, एक्सरसाइज करती है, उनका वेट पुट ऑन होता है और ना कहीं से भी वो हिलता नहीं है, लूज होता ही नहीं है, और उसके बाद उनका एक बड़ा कॉमन स्टेटमेंट रहता है कि हमें तो थायराइड है। तो क्या थायराइड से वेट कमी नहीं होता है या थायराइड कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है वेट गेन करने में? थायराइड अगर कॉमन भाषा में बात करूं तो वो इसी से रिलेटेड करते हैं, लेकिन थायराइड के दो डिसऑर्डर होते हैं। एक थायराइड कम काम कर रहा है और एक थायराइड ज्यादा काम कर रहा है। अगर थायराइड ज्यादा काम कर रहा है तो आपका वेट लॉस होगा, उसका सिम्टम वेट लॉस है। लेकिन थायराइड कम काम करता है तो वेट गेन इज अ सिम्टम। तो एक सिंपल टेस्ट से पता चल जाता है कि थायराइड का क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम एक चीज को जोड़ लेते हैं कि थायराइड है इसलिए हमारा वेट बढ़ रहा है, हम बाकी फैक्टर्स को तो नेगलेक्ट कर देते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। जी मैं अब आखिर में चाहूंगी कि आप दर्शकों को एक मैसेज दें कि उन्हें किस तरह सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए और खुद के लिए जागरूक रहना चाहिए। ईएनटी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 से 10 सालों में ईएनटी केयर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आज की तारीख में हमारे पास एंडोस्कोप एक ऐसी चीज़ है जिससे हम आपके कान, नाक, गले को ओपीडी बेसिस पर ही पूरा अच्छे से देख पाते हैं। तो अगर छोटी सी भी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम भी डायग्नोस हो जाती है। किसी भी बीमारी को सही करने का सबसे पहला कदम है उसका बारे में पता लगाएं। जितना जल्दी पता लगेगा उतना जल्दी वो सही होगा। तो पहले ईएनटी की इतने सारे डॉक्टर्स, इतने हॉस्पिटल्स, इतने एडवांस टेक्निक्स नहीं थी तो ईएनटी सफ़र करता था, बट आज की तारीख में ऐसा नहीं है। तो अगर आपको कान, नाक, गले की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नज़दीकी ईएनटी डॉक्टर से मिलिए और अपनी दूरबीन से जांच करवाएं। थैंक यू। आज हमारे साथ स्टूडियो में थे डॉक्टर रविंद्र सोनी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए और ये सारे ही सवाल दर्शकों के थे जो मेरे माध्यम से आप तक आए, और कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता इन चीज़ों को लेकर बढ़ी है कि जिन चीज़ों को हम लापरवाही से इग्नोर कर देते हैं वही जाके भविष्य में हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आज फिलहाल शो में इतना ही। आज जिस विषय पर हमने आपसे बात की, उम्मीद है आपको विषय भी समझ आया होगा, वो समस्याएं भी समझ आई होगी और उनके बचाव भी समझ आए होंगे। अगले सप्ताह एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ आपकी होस्ट उर्दू शिल्पा हो जाएगी फिर से हाजिर। तब तक के लिए दीजिए आप इजाजत। नमस्कार। Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484